सर, सबसे एक अहम सवाल से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि एससी/एसटी कर्मचारी संघ है क्या? इसको हम लोग जानेंगे कैसे? एससी/एसटी कर्मचारी संघ बिहार प्रांत के सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी। तो सर, अभी बिहार में कर्मचारी संघ क्या कुछ कर रही है? धरातल पर कहाँ तक है? देखिए, एससी/एसटी कर्मचारी संघ लगभग आधा दर्जन केस हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है। अभी सर, इसमें पूरी भारत की जनता आपको देख रही है। जय भीम सर क्या है? देखिए, जय भीम एक अभिवादन है और मेरे मन से पूछिएगा तो जय भीम एक क्रांति है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिए, इस देश के लिए अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिए। इस देश के संविधान के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन कठिन परिश्रम करके उन्होंने संविधान की रचना की। तो जय भीम जो है एक क्रांति है और बाबा साहब के प्रति अभिवादन है, अभिनंदन है। अभी तो सर प्रश्न बहुत है, सीवान की जनता लाखों प्रश्न आपसे करना चाह रही है, लेकिन कुछ मेरे पास प्रश्न आए हैं। लेकिन प्रश्न का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले हम आप जानना चाहेंगे कि आप तो एससी/एसटी कर्मचारी संघ के जिला सचिव हैं, लेकिन वास्तव में आपका परिचय क्या होने चाहिए? आप क्या है जनता के लिए? जनता आपको कैसे जाने? क्या कर्मचारी संघ के सचिव के रूप में जाने, कि ललन बैठक के रूप में जाने, कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने, कि एक मोटिवेटर के रूप में जाने, कि एक शिक्षक के रूप में जाने? क्या किस रूप में आपको जाने? देखिए, पहले तो मैं एससी/एसटी कर्मचारी संघ का एक सिपाही हूँ और सर्व समाज सिवान के एससी/एसटी समाज के जो कर्मचारी हैं और पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझे इलेक्टेड तरीके से, है ना, जो है कि सेक्रेटरी का पद दिया है। आपके लिए जय श्री राम या जय भीम? नहीं, देखिए, मैं तो दोनों, मतलब कि जो भी अभी अभिवादन कहिए, अभिनंदन कहिए, दोनों में मेरी आस्था है ना। लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता हूं। आप जय भीम कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आपके लिए अंबेडकर साहब या गांधी जी? आज बाबा साहब नहीं होते तो मुझे लगता है कि आज भारत देश नहीं होता। तो मैं बाबा साहब के सामने किसी अन्य व्यक्ति का तुलना नहीं कर सकता। तो क्या ललन बैठा के शिक्षा और दीक्षा और एजुकेशन और टैलेंट के अनुसार ये जिला सचिव जो है एससी/एसटी कर्मचारी संघ का, क्या ये पर्याप्त है कि इससे भी बेहतर हो सकता है? नहीं, पद मायने नहीं रखते हैं। मैं तो समाज के लिए शुरू से ही मेरी सोच रही। तो सर, आपने बोला कि बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ा संगठन है, तो ये संगठन धरातल में कहाँ तक है? क्या इस संगठन के माध्यम से एससी/एसटी वर्ग के लोगों को क्या लाभ मिलता है? क्या एससी/एसटी कर्मचारी संघ कितने लोगों को एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाई है? कितने लोगों को रोजगार देने के काम किए? कितने लोगों को समस्या का समाधान करने के काम किए? देखिए, एससी/एसटी कर्मचारी संघ कोई नौकरी देने का कंपनी नहीं है। इतना ज़रूर है कि इस बिहार राज्य के जितने भी एससी/एसटी समाज के कर्मचारी हों या पदाधिकारी हों, सबके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ता है। तो सर, कर्मचारी संघ के आप सचिव हैं, तो क्या एससी/एसटी वर्ग के लोगों के साथ कोई घटना घट जाती है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तो वो लोग पहली दफ़ा FIR करने जाते हैं? वहाँ का स्थानीय थाना प्रभारी होते हैं या किसी भी थाना अध्यक्ष के माध्यम से कोई लोग सपोर्ट भी कर देते हैं। कुछ लोग आनाकानी करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन FIR करने में लगा देते हैं। तो क्या कोई घटना घटे तो हम थाना पर जाना जरूरी है उन लोगों के, या आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है? किस प्रकार से वहाँ पर कर्मचारी संघ काम करेगी? देखिए, सबसे पहले जहां घटना होती है, पीड़ित परिवार जो है संबंधित थाना में जाए। जिस घटना का जो क्षेत्र है, उस घटना के क्षेत्र में जो थाना पड़ता है वहां जाएं, और अगर तो वहाँ के SHO द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। CCTV न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम सोनू देव है। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के एससी/एसटी कर्मचारी संघ के सचिव ललन बैठा सर जी के पास। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यालय में आज उपस्थित हुए। सर, सबसे एक अहम सवाल से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि एससी/एसटी कर्मचारी संघ है क्या? इसको हम लोग जानेंगे कैसे? एससी/एसटी कर्मचारी संघ बिहार प्रांत के सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी जो भी एससी/एसटी समाज से संबंध रखते हैं, उनका एक मजबूत संगठन है। इसका स्थापना
1983/84 में हुआ था और प्रथम प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामवरीश बैठा सर हुए और यह एक लीगल संगठन है। 1860 सोसाइटी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड है। सर SC/ST जो कर्मचारी संघ है, अभी सिवान जिले के लोग SC/ST कर्मचारी संघ को जानती है, छपरा के लोग जानते हैं क्या, गोपालगंज के लोग जानते हैं क्या, पूरे बिहार में जितना जिला है सभी जिले के लोग SC/ST कर्मचारी संघ को जानते हैं? बिल्कुल, SC/ST कर्मचारी संघ बहुत बड़ा संगठन है और मेरा यह मानना है कि पूरे बिहार के हर SC/ST समाज के कर्मचारी और पदाधिकारी इस संगठन से जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग तो निश्चित रूप से इस संगठन के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत और बहुत बड़ा संगठन है। अच्छा सर, आपने बोला कि बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ा संगठन है, तो ये संगठन धरातल में कहाँ तक है? क्या इस संगठन के माध्यम से SC/ST वर्ग के लोगों को क्या लाभ मिलता है? क्या SC/ST कर्मचारी संघ कितने लोगों को एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाई है, कितने लोगों को रोजगार देने के काम किए, कितने लोगों को समस्या का समाधान करने के काम किए? देखिए, SC/ST कर्मचारी संघ कोई नौकरी देने का कंपनी नहीं है। इतना ज़रूर है कि इस बिहार राज्य के जितने भी SC/ST समाज के कर्मचारी हों या पदाधिकारी हों, सबके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ता है। यह संगठन जो है तांती तत्वा एक जाति जो है अनुसूचित जाति का लाभ 40% ले रहा था। प्रत्येक बिहार के वैकेंसी में 40% जो है सीट जो है तांती तत्वा जाति के लोग ले लेते थे और उसके लिए इस बिहार में किसी नेता या किसी मंत्री या किसी पार्टी के द्वारा कोई आवाज़ नहीं उठाया जा रहा था। जबकि आरक्षण का प्रावधान जो है भेदभाव छुआछूत के चलते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का काम किए, लेकिन सरकार जो है अपनी वोट बैलेंस के लिए भिन्न भिन्न जातियों को अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में ऐड करके और रिजर्वेशन देने का काम करती है, जिसके चलते निचले तबके के लोग जिनके साथ भेदभाव होता है सोसाइटी में, उनके साथ अत्यधिक मतलब कि दोषापूर्ण व्यवहार किया जाता है, वैसे लोगों को बहुत दिक्कत होता है। कर्मचारी संघ जो है सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च करके और तांती तत्वा जाति को SC से हटाने का काम किया है, जिसके चलते आज जो है कि SC/ST कर्मचारी संघ का नाम जो है पूरे बिहार में सभी लोग ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार एक लोहार जाति जो है वो ST में शामिल होकर ST का लाभ ले रहा था, उसके खिलाफ भी SC/ST कर्मचारी संघ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के और अपने पक्ष में जजमेंट लाकर और ST समाज से लोहार जाति को भी हटाने का काम किया। जहाँ तक सर लोहार जाति का बात बोल रहे हैं, तो लोहार जाति को तो कहना है पूरा सोशल मीडिया पर चल रही है, पूरे मेन ST मीडिया पर आ रही है कि लोहार जाति जो है लोहार और लोहारा एक ही है, तो ST से क्यों हटाया गया है? ST में उसका एकदम जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग कहना कि हम लोग उतना तो विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, मुझे भी लाभ मिलना चाहिए, मुझे भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो फिर सर ST से हटाने का मतलब क्या? नहीं, देखिए, ये ST समाज में लोहारा जाति है, न कि लोहार है। और लोहार जाति जो है इस बिहार में संपन्न है, कल कारखाना और अच्छे रोजगार हैं उन लोगों के पास। एक बात सर आपसे बोलना चाहूँगा, लोहारा लोहारा तो जैसे इंग्लिश में जो लिखा जाता है कि लोहारा, जैसे कि कोई नाम ही लिखना होगा तो RA दिया जाता है, तो इंग्लिश में तो RA जो दिलाएगा तो लोहारा ही होगा और हिंदी में तो लोहारी होगा। हले जैसे जितेंद्र है तो जितेंद्र को इंग्लिश में जितेंद्रा लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है जितेंद्र। तो फिर ये बीच का जो पॉइंट्स यही नहीं लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं, देखिए, नाम का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, नाम का स्पेलिंग कुछ भी हो सकता है। आप अपने नाम जैसे भी लिखते, जैसे मेरा नाम ललन है तो मैं LALAN भी लिख सकता हूँ, LALLAN भी लिख सकता हूँ, ये दूसरी चीज़ है। लेकिन जहाँ तक जाति की बात है तो लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में या संवैधानिक जो हक है, जैसे कि लोहरा के नाम पर लोहार जाति जो है ST समाज में निश्चित रूप से गलत तरीक़ा से आरक्षण ले रहे थे और जो नौकरी से लेकर और जनप्रतिनिधि का भी लाभ ले रहे थे, जिसकी लड़ाई कर्मचारी संघ ने लड़ा और हम लोगों को जो है कि उपलब्धि इसकी मिली हुई है। अच्छा सर, अभी बिहार में कर्मचारी संघ क्या कुछ कर रही है, धरातल पर कहाँ तक है? देखिए, SC/ST कर्मचारी संघ लगभग आधा दर्जन केस हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा है। अभी
प्रमोशन में रिजर्वेशन जो हमारा मूलभूत अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार की कुछ गलत नीतियों के चलते बिहार में प्रमोशन में रिजर्वेशन बंद कर दिया गया, जिसकी लड़ाई और जो है कि बहुत मजबूती तरीक़ा से कर्मचारी संघ ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हुए और अपने पक्ष में जजमेंट लाने की स्थिति में है। लेकिन केस अभी जो है सुरक्षित रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब उसका जजमेंट कब तक आएगा ये तो सर्वोच्च न्यायालय का मामला है ना। अब जब कब आएगा उसका जजमेंट मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से जो जजमेंट आएगा प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST समाज के लोगों को बिहार में ज़रूर मिलेगा। अभी तो सर प्रश्न बहुत है, सीवान की जनता लाखों प्रश्न आपसे करना चाह रही है, लेकिन कुछ मेरे पास प्रश्न आए हैं। लेकिन प्रश्न का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले हम आप जानना चाहेंगे कि आप तो SC/ST कर्मचारी संघ के जिला सचिव हैं, लेकिन वास्तव में आपका परिचय क्या होने चाहिए? आप क्या है जनता के लिए, जनता आपको कैसे जाने? क्या कर्मचारी संघ के सचिव के रूप में जाने, कि ललन बैठक के रूप में जाने, कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने, कि एक मोटिवेटर के रूप में जाने, कि एक शिक्षक के रूप में जाने? क्या किस रूप में आपको जाने? देखिए, पहले तो मैं SC/ST कर्मचारी संघ का एक सिपाही हूँ और सर्व समाज सीवान के SC/ST समाज के जो कर्मचारी हैं और पदाधिकारी हैं उन्होंने मुझे इलेक्टेड तरीके से है ना जो है कि सेक्रेटरी का पद दिया है। और मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ और मेरा संगठन ही है कि इसमें कोई पॉलिटिकल लोग मेंबर नहीं हो सकते हैं। वो बिहार सरकार के कर्मचारी होंगे या केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, कर्मचारी और पदाधिकारी। और ये एक ऐसा संगठन है कि यहाँ चपरासी से लेकर चांसलर तक कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यहाँ तक कि एक क्लर्क से लेकर IAS ऑफिसर तक समन्वय बना के चलते हैं। तो मेरी पहचान तो यही है कि मैं इस संगठन का एक सिपाही हूँ जो सेक्रेटरी के रूप में सीवान में काम कर रहा हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ। और नाम तो मेरा ललन बैठा है, तो नाम जो है तो नाम की चर्चा तो हर जगह होती ही रहती है। अच्छा सर, कर्मचारी संघ के आप सचिव हैं, तो क्या SC/ST वर्ग के लोगों के साथ कोई घटना घट जाती है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तो वो लोग पहली दफ़ा FIR करने जाते हैं? वहाँ का थाना, स्थानीय थाना प्रभारी होते हैं या किसी भी थाना अध्यक्ष के माध्यम से कोई लोग सपोर्ट भी कर देते हैं। कुछ लोग आनाकानी करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन FIR करने में लगा देते हैं। तो क्या कोई घटना घटे तो हम थाना पर जाना जरूरी है उन लोगों की, या आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है? किस प्रकार से वहाँ पर कर्मचारी संघ काम करेगी? देखिए, सबसे पहले जहाँ घटना होती है पीड़ित परिवार जो है संबंधित थाना में जाए। जिस घटना का जो क्षेत्र है उस घटना के क्षेत्र में जो थाना पड़ता है वहाँ जाएं। और अगर तो वहाँ के SHO द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से मेरा नंबर है 9661931543। मैं SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन सीवान का सेक्रेटरी हूँ, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर संबंधित थाना केस नहीं लेता है उसके बाद वो सीवान के SC/ST थाना में आकर भी आवेदन दे सकते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जिस क्षेत्र में घटना होती है उसी क्षेत्र के थाना अंतर्गत आवेदन देना चाहिए। और निश्चित रूप से आप आवेदन जहां देंगे वहां SC/ST एक्ट जरूर लगेगा। हमको SC/ST एक्ट लगने से मतलब है, बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। वो संबंधित थाना छोड़ के सीधे जिला का जो SC/ST थाना है वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ से बोला जाता है कि आपने संबंधित थाना को सूचना दिया, तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। जहाँ किसी भी प्रकार की घटना होती है पहले संबंधित थाना को सूचना देंगे। अगर FIR नहीं होता है तो SC/ST कर्मचारी संघ उनके साथ है और रहता भी है। जहाँ भी घटना होता है हम लोगों के संज्ञान में जैसे भी आता है हम लोग वहाँ जाके आर्थिक, शारीरिक और जो भी हम लोगों से बनता है हम लोग बिल्कुल जो है कि अपने समाज के लोगों के साथ रहते हैं, मदद करते हैं। माने किसी भी रूप से हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, SC/ST कर्मचारी संघ और जनता का सेवा करने के लिए तत्पर है। लेकिन सर, कुछ देर पहले आपने बताया कि आप एक शिक्षक हैं, तो सबसे पहले हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि शिक्षा के क्या महत्व है अभी समाज में SC/ST लोगों के लिए? देखिए, शिक्षा से ही कोई शिक्षक बनता है और शिक्षक एक ऐसा पद है जिसका कॉपी विद्यार्थी करता है। कितना हूँ बड़े पदाधिकारी कोई हो जाएगा, कितना हूँ बड़ा कोई नेता हो जाएगा, उसका कॉपी कोई नहीं करता है। लेकिन एक शिक्षक जब विद्यालय में जाते हैं तो उनका अनुसरण जो है बच्चे करते हैं कि वो शिक्षक कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं। तो एक शिक्षक का जब अच्छा चरित्र होता है
तो अच्छा शिक्षक ही एक अच्छे बच्चों का जो है कि भविष्य का निर्माण करता है। तो मैं तो पेशे से शिक्षक हूँ और एक शिक्षक होने के नाते मैं कहता हूँ कि जो भी शिक्षक हैं, ऐसा लिखा भी है कि टू बी ए टीचर इज ईजी बट टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। शिक्षक होना आसान हो सकता है, लेकिन शिक्षक की भूमिका निभाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि कठिन इसलिए है कि एक शिक्षक का अनुसरण पूरा विद्यार्थी करता है। अगर वो शिक्षक गलत दिशा में जाते हैं, कोई मान लीजिए, बहुत ऐसे नहीं कहना चाहिए, कुछ ऐसे भी पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आता है कि किसी शिक्षक ने नशे में विद्यालय में पाए गए या किसी प्रकार का जो है कि नशा करते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे आपका कॉपी करते हैं, किसी भी पदाधिकारी और किसी भी बड़े पद के नेताओं का या कोई भी पर्सनालिटी हो, उसका अनुसरण बच्चा नहीं करता है, लेकिन शिक्षक का नकल जरूर बच्चा करता है। इसलिए शिक्षक को अपना साफ सुथरा छवि रखना चाहिए और समाज में जो है कि अपनी छवि को बरकरार रख। ये भी तो सर कहा गया है कि टीचर इज बेटर देन प्रेसिडेंट। हाँ, बिल्कुल है। अब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक शिक्षक ही प्रेसिडेंट पैदा करते हैं, एक शिक्षक ही प्राइम मिनिस्टर पैदा करते हैं, क्योंकि शिक्षक ही हैं जो इस राष्ट्र के निर्माता हैं। भले कहने की बात जो भी हो, लेकिन शिक्षक से बड़ा इस देश में कोई भी बड़ा पद नहीं है। मान सम्मान शिक्षक से ही मिलता है। सर, ललन बैठा सर यहाँ तक कैसे पहुँचे? नहीं, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पेरेंट्स जो है अपना ही प्रोफेशन से जुड़े और मुझे पढ़ाई लिखाई, मैं बहुत कुछ नहीं बन पाया हूँ। और मैं आपसे बता देता हूँ कि मैं कोई आर्थिक मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मेरा संगठन ऐसा है कि मैं सामाजिक मजबूत बहुत ज़्यादा हूँ। और वह जितनी भी शक्ति मुझे मिलती है वह SC/ST कर्मचारी संघ के बल पर मिलती है। हमारे सम्मानित और ऑनरेबल हमारे राज्य अध्यक्ष आदरणीय नरदेश्वर लाल सर हैं, जो खनन एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव हैं, और हमारे प्रदेश महासचिव देवेंद्र रजक सर हैं, जो 70 साल की उम्र उनकी हो गई है, लेकिन आज युवा उनके सामने कार्य करने में पीछे हो जाते हैं। हम लोग उनके पीछे रहते हैं। और आदरणीय जो है देवेंद्र रजक सर को देखकर कि 70 साल की उम्र में वो इतना बेहतर समाज के लिए काम करते हैं, दिन रात फ़ोन करते हैं, हमेशा पूरे बिहार के हर विभाग में पत्राचार करते हैं, उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग भी जो है कि संगठन के लिए कुछ कर पा रहे हैं। जब स्कूलिंग टाइम में जब आप होंगे, कॉलेज टाइम में होंगे, तो कुछ तो अरमान होगी, कुछ इच्छाएं होगी कि हम, कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि हम IAS बनना चाहते हैं, कुछ IPS बनना चाहते हैं, कुछ नेता बनना चाहते हैं, कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं। तो क्या ललन सर का इच्छा था क्या कि शिक्षक ही बनेंगे और SC/ST कर्मचारी संघ में कुछ दिन के बाद से आके सचिव बनेंगे? कुछ इच्छाएँ कुछ और थी, आप बन कुछ और गए हैं? नहीं, बिल्कुल जो है कि इच्छा तो होती है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम बड़ा बने, अच्छा करें, पेरेंट्स को गर्व हो। उसी प्रकार मैं भी जो है बहुत मुझे शौक़ था कि मैं भी फौज का नौकरी करूं और देश सेवा करूं और खाकी वर्दी पहनने का। यानी ललन सर एक फौजी का जज्बा रखते हैं, एक फौजी का सोच रखते हैं, एक फौजी का ऊर्जा रखते हैं। नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे आपने पूछा कि शौक़ मेरा क्या था, तो मेरा भी डिज़ायर था कि मैं एक पुलिस बनूं, ऑफिसर बनूं, पुलिस सेवा में जाऊं। लेकिन मेरे साथ कुछ कमियां हैं जिस चीज़ को मैं नहीं बता सकता हूं। मैं फिजिकली विजुअली हैंडीकैप्ड हूं और 60% डिसेबिलिटी है मेरा। माई बोथ आइज आर डिस्टर्ब बाई बर्थ। इसके कारण मैं बहुत सारे सेना में रिटन और फिजिकल में पास किया, लेकिन मेडिकल में कलर विजन और डिस्टेंस में जो मुझे देखने में दिक्कत होती है। आज भी मैं बचपन से ही बहुत कठिनाइयों से पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि बाई बर्थ ही मेरा दोनों आँख खराब। तो क्या ललन बैठा के शिक्षा और दीक्षा और एजुकेशन और टैलेंट के अनुसार ये जिला सचिव जो है SC/ST कर्मचारी संघ का, क्या ये पर्याप्त है कि इससे भी बेहतर हो सकता है? नहीं, पद मायने नहीं रखते हैं। मैं तो समाज के लिए शुरू से ही मेरी सोच रही कि मैं जब नौकरी में नहीं था तभी भी समाज के लिए लड़ता था। आज मैं नौकरी में हूँ फिर भी समाज के साथ हूँ। और मुझे सबसे बड़ा खुशी ये है कि मैं SC/ST कर्मचारी संघ का एक सोल्जर हूँ और सीवान के कर्मचारियों ने हमको सेक्रेटरी पद का जो अवसर दिया है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं दिन रात संगठन में के
मतलब कि संगठन को बेहतर करने के लिए कहीं से शिकवा शिकायत नहीं यानी हो। कहीं ना कहीं आप जो सोल्जर बनने का जो इच्छाएं थी, कहीं ना कहीं आप सोल्जर का ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक सैनिक भी देश सेवा करते हैं, कोई बॉर्डर पे करते हैं, कोई सेंटर में करते हैं, तो समाज के लिए मैं भी कर रहा हूँ। हमारा समाज SC ST जो समाज है, आज भी स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, बहुत ही स्थिति बेहतर नहीं है। आज भी हमारे समाज के अगर 100% आप मानते हैं तो 90% गरीब लोग हैं और बहुत सारे उनके पास संसाधन नहीं है, शैक्षणिक, राजनैतिक और आर्थिक, और जो है कि कहिए तो अचल संपत्ति के मामले में बहुत पीछे हैं हम लोग अभी। तो आप तो पहले तो शिक्षक हैं, या दूसरी है कि अभी बात सामने आ रही है कि आप सैनिक भी हैं, सैनिक भी बनना चाह रहे थे और SC ST कर्मचारी संघ में एक सैनिक के तौर में काम करते हैं ऐसे सचिव रहने के बावजूद भी। लेकिन क्या अभी जो शिक्षा मिल रही है जिले सिवान के लोगों को, राज्य के लोगों को, बिहार राज्य के लोगों को, भारत के लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को, क्या ये शिक्षा पर्याप्त है अपने बारे में समझने के लिए कि इस शिक्षा में कुछ और ऐड होनी चाहिए? देखिए, मैं तो छोटा सा कर्मचारी हूँ, और लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन की बात होनी चाहिए। और SC ST समाज के बच्चे सबसे अधिक सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। मैं बिहार के विद्यालय में ही बात करूं तो SC ST समाज के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम, मैं तो कहता हूं वन नेशन वन एजुकेशन, पूरे बिहार के स्कूल को भी इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए। क्योंकि इंग्लिश मीडियम से जब बच्चा पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वह सफल होगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम आगे चल के बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट लाता है और बहुत सारे अवसर, बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे रहते हैं वो अपने सीमित जो है कि सर्विस के लिए ही। सर, ऑलमोस्ट सम पीपल थिंक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट, कि इंग्लिश इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज. How can study and how can read and how can understand and how can teach? I think I'm not able to study in English syllabus in school. What would you like to say about English language and English subject? ये इंग्लिश जो है ज़रूरी है. इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, देन यू हैव टू फॉलो आई थिंक 5 rules. You should think in English, you should write in English, you should speak in English, you should listen in English, and you should sing in English also. If you follow 5 things, then I think you can enhance your English. But I want all schools in Bihar will be or should be English medium. Sir, today almost students fall in confused. I'm a student of Hindi medium school because I pass out matric from high school from government of Bihar. I don't have a knowledge about English, but I want to get high education. I want to get to be like a doctor, engineer, IS, IPS. It is a must necessary of English. How can to be easy English according to you? English is very easy. English is a language as Hindi, Bhojpuri. If you speak Bhojpuri, then you practice, so you speak Bhojpuri. If you speak Hindi, because Hindi is your practice, so you speak Hindi. So if you want to speak in English, then you should practice daily, because if you are saying about matriculation, students are thinking about English. मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड द्वारा इंग्लिश की इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको अनकम्पल्सरी रखा गया है, जबकि उसको कंपल्सरी करना चाहिए. बिहार में मैट्रिक का जो बच्चा एग्ज़ाम देता है वो इंग्लिश का पेपर दे उसमें फेल हो जाए, उसके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वह कंपल्सरी नहीं है. जबकि बिहार सरकार को इंग्लिश कंपल्सरी करना चाहिए, और मेरे हिसाब से माने तो संस्कृत को अनकम्पल्सरी कर देना चाहिए. क्योंकि मुझे नहीं लगता है किसी कंपटीशन में संस्कृत से क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर से तो क्वेश्चन किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में. तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे जो बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं इंग्लिश अनकम्पल्सरी रखा गया है, वो इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते आगे चल के डॉक्टर्स,
इंजीनियर्स बनने में काफ़ी दिक्कत का सामना। यानी वह दिक्कत की वहाँ पर संस्कृत की जरूरत है नहीं, वहाँ पर इंग्लिश ही की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक सर कंपलसरी और अनकम्पलसरी की बात बोले हैं तो सर एक प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के सामने आ रही है कि जिस प्रकार साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी आती है, आर्ट्स है जिसमें ज्योग्राफी, इतिहास वगैरह ये सब आती है, कॉमर्स में भी है, तो क्या एक स्पेशल कंपलसरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं होनी चाहिए? हमारे पूरे भारत के जनता के सारे बच्चे पढ़ें, इसके बारे में जानें, ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी नहीं लगाना पड़े किसी भी कंपटीशन को पास करने में। क्योंकि जब बच्चे इंटर और मैट्रिक का ग्रेजुएशन पास करने के बाद किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो पूरा भारतीय संविधान ही पढ़ना पड़ता है, पूरा जीके जीएस पढ़ना पड़ता है। तो क्यों नहीं स्कूल में कंपलसरी हो जानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान? नहीं, बिल्कुल होना ही चाहिए। आर्ट्स में जो है कि चूँकि आर्ट, साइंस और के माध्यम से देखा जाए तो आर्ट्स में तो इन चीज़ों को पढ़ाना ही चाहिए, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए आपका कहना बिल्कुल सही है कि संविधान की प्रस्तावना हो, संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी जानकारी बेसिक स्कूल में या कम से कम हाई स्कूल के बच्चों को तो देनी ही चाहिए। ऐसे तो नहीं ना है कि सर अब संविधान अगर पढ़ाने के लिए अगर लागू हो जाता है गवर्नमेंट स्कूलों में तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को बच्चे सब पढ़ने लगेंगे या उनका वास्तविकता को जानने लगेंगे और सारे लोग अम्बेडकर साहब के गाइडलाइंस पर जाने लगेंगे, तो फिर ही सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। लोग शिक्षित होने लगेंगे, बेरोजगारी दूर भागने लगेगा, लोग सही मार्ग पर चलने लगेंगे। इसके डर से तो ऐसा नहीं ना है कि संविधान नहीं पढ़ाने दिया जा रहा है। नहीं, अब तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार किस तरह की पॉलिसी तय करती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना अब मोहताज नहीं, इस देश के सारे लोग जानते हैं। और बाबा साहब ने किसी विशेष जाति धर्म के लिए कुछ नहीं किए हैं, वो तो पूरे सर्व समाज के लिए किए हैं, पूरे देश के लिए किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की गलत नीति है, गलत सोच है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने केवल SC ST समाज के लिए किए हैं। संविधान जो है बाबा साहब ने लिखा तो पूरे देश के लिए लिखा, और उन्होंने पूरे सर्व समाज को जो है कि उतना ही अधिकार दिया जितना जो है कि मिलना चाहिए था। जैसे बीमार व्यक्ति जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार कुछ जातियों में बीमार जातियां थी जो काफ़ी आज भी मजबूर है ना, कमज़ोर है, जिसके चलते बाबा साहब ने संवैधानिक हक दिया कि इनको भी कुछ संविधान से अधिकार मिले ताकि इस देश में समानता और बंधुता स्थापित हो सके। सर इसमें पूरी भारत की जनता आपको देख रही है। जय भीम सर क्या है? देखिए, जय भीम एक अभिवादन है, और मेरे मन से पूछिएगा तो जय भीम एक क्रांति है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिए, इस देश के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिए। इस देश के संविधान के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन कठिन परिश्रम करके उन्होंने संविधान की रचना की। तो जय भीम जो है एक क्रांति है, और बाबा साहब के प्रति अभिवादन है, अभिनंदन है, और मुझे कोई मतलब कि हर्ज नहीं है जय भीम बोलने में। जय भीम तो आजकल जो है कि संसद भवन में भी जय भीम बोला जा रहा है। आपके लिए जय श्री राम या जय भीम? नहीं, देखिए, मैं तो दोनों मतलब कि जो भी अभी अभिवादन कहिए, अभिनंदन कहिए, दोनों में मेरी आस्था है ना। लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता हूँ। आप जय भीम कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जय श्री राम। संविधान को मानते हैं हम? भारतीय संविधान को मैं मानता हूँ, और मैं भारत को ही जानता हूँ। बेशक भारत के कई नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया अगर संविधान में भारत लिखा है तो मैं भारत को ही जानता हूँ। और कोई जय भीम बोले, जय श्री राम बोले, यह जो है कि बोलने की आज़ादी हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। और संविधान में ऐसा है कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको उतनी ही आज़ादी है, चाहे वो नीचे का व्यक्ति हो और चाहे बहुत ऊपर का व्यक्ति हो। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की बात आ गई तो सर एक बात और आ रही है प्रश्न में कि महात्मा गांधी जी का विचार सुपीरियर है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के विचार सुपीरियर है? क्योंकि दोनों में अधिकांश डिबेट होते रहता था, जैसे कि आप भी जानते होंगे पूना पैक्ट के बारे में। तो आपके लिए अम्बेडकर साहब या गांधी जी? नहीं, मैं दोनों महापुरुषों का सम्मान करता हूँ। पूना पैक्ट उस समय की परिस्थिति जो भी रही होगी, हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी आज भी जो है कि जाने जाते हैं इस नाम से। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो इस देश के
कहिए तो एक मजबूत जो है कि शिल्पकार। शिल्पकार मतलब कि थे। आज बाबा साहब नहीं होते तो मुझे लगता है कि आज भारत देश नहीं होता। तो मैं बाबा साहब के सामने किसी अन्य व्यक्ति का तुलना नहीं कर सकता हूँ। बाबा साहब ने ही इस देश की मजबूती में आधुनिक भारत के अगर कोई रचनाकर हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और बाबा साहब ने बहुत लोगों का बात माना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी उन्होंने बात मान लिया, इसलिए मान लिया कि उनको देश प्रेम था। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि अपना देश टूटे और इस देश में जो है कि नफरत पैदा हो। उन्होंने जितना देश को संवारने और सजाने का काम किया, अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। तो सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अंत में सर एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि SC/ST कर्मचारी संघ के आप सिवान जिला के जिला सचिव हैं, इस पर पूरे सिवान जिला के जनता, बिहार और पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और काफ़ी बेहतर तरीक़ा से आपके एक एक बातों पर विचार कर रहे हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा? क्योंकि कुछ सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि कुछ दिनों बाद आप लोग जिला में रविदास जयंती मनाने वाले हैं, संत गाडगे जयंती मनाने वाले हैं। तो उस दिन क्या कुछ विशेष रहेगी, क्या कुछ सूचना रहेगी, कितने लोगों को आप लोग, किस किस वर्ग के लोगों को वहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है? इसी आगामी 26 फरवरी को अंबेडकर सामुदायिक भवन सिवान में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती और संत गाडगे महाराज जी की जयंती संयुक्त रूप से मनाई जाएगी। और SC/ST समाज के अलावा जितने भी अन्य समाज के लोग हैं, मैं जनरल समाज के लोगों से, ये महापुरुषों की जयंती कोई पार्टिकुलर किसी जाति विशेष की नहीं होती है, ये तो सबको मनाना चाहिए। आज जो है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पूरा देश मना रहा है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी मना रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत जयंती है। मैं सिवान के सभी लोगों से, वो चाहे किसी भी समाज से हो, मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि आप 26 फरवरी को अंबेडकर सामुदायिक भवन सिवान में आएँ और दोनों महापुरुषों के जयंती में शामिल हों। और जितना बेहतर से बेहतर व्यवस्था आयोजक मंडली के द्वारा करना है, हम लोग, हमारी पूरी कमेटी, हमारे कर्मचारी संघ के लोग, अन्य जो सामाजिक संगठन जो चलाते हैं, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से बहुत ही धूमधाम से इसी अंबेडकर भवन में 26 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती और संत गाडगे महाराज जी की जयंती संयुक्त रूप से मनाई जाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सिवान जिला के SC/ST कर्मचारी संघ के सचिव ललन सर से, जो हम SC/ST कर्मचारी संघ के मोटो कि किस लेवल पर काम कर रही है, इसका कार्य क्या है, कितने लोगों को सहयोग करती है और भविष्य में क्या कुछ करने जा रही है, और इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए हैं। और इसी प्रकार के खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और इसी तरह से पर्सनालिटी हमारे चैनल पर आते रहेंगे। इसको सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, थैंक्स।